ये बड़ी बड़ी में रहना पड़ता है। हैं? कल क्वेश्चंस कहाँ तक हो गए थे हमारे? एक बार मैम 21 से करना है। हाँ। घाती कर्म के विषय में क्या क्या सही है? घातीकरण का रिवीजन चल रहा था ना। जी रिवीजन चल रहा था। जय जिनेंद्र अनुश्री जी। जय जिनेंद्र। हाँ, कभी कोई ऐसा हमको अनसर्ड पेपर भेजे ना तो थोड़ा हम प्रैक्टिस करें, बहुत कमजोर है इस विषय में, तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक रहेगा एग्जाम। अनसर्ड ठीक कोई है। पेपर हो पुराना। ठीक है, मैं एक बार पूछती हूँ, अगर इनके कोई पुराने पेपर्स रखे होंगे इन चैप्टर्स के तो फिर मैं एक बार पूछ लेती हूँ, मंगा लूँ। और एक है ना? बार मैं इंदौर में आदित्य मुनि के दर्शन किए तो मैंने बताया ना, तो पूछ रहे थे ऑनलाइन में कौन पढ़ा रहा है, नाम बताओ, फिर आप सबके नाम बताया मैंने। अच्छा। आदित्य मुनि इंदौर हाँ चातुर्मास है। हाँ फिर हाँ। आपका बताया, हाँ मोहित जी, सुमित जी का बताया और आरती जी का। ठीक हाँ ठीक है। अभी हम है। घातीकर्म स्टार्ट करते हैं एक बार। घातीकर्म और अघातीकर्म हमने देख लिया था। उसके बाद हमने उनके मूल कर्म कौन कौन से घाती गुण है वो देख लिए थे। सर्वघातिनी देशघातिनी क्या अर्थ है ये हमने देख लिया था। सर्वघातिनी वो प्रकृतियां होती है जिनके उदय से आत्मिक गुण का सदैव पूर्ण घात होता है। और देशघातिनी में आंशिक घात संभव। आंशिक घात संभव मतलब कभी कभी तो सदैव आंशिक घात होता है, कभी आंशिक कभी पूर्ण वाला भी हो जाता है। तो जब जब भी पूर्ण रूप से घात होता है वो सर्वघाती अनुभाव होता है। चाहे वो देशघातिनी प्रकृति अपना गुण का पूर्ण घात कर रही हो या फिर सर्वघातिनी प्रकृति अपने घाती गुण का पूर्ण घात कर रही हो, दोनों में सर्वघाती अनुभाव हो सकता है। और देशघाती अनुभाव तभी होता है जब वो प्रकृति अपने घाती गुण का आंशिक रूप से घात करे। सदैव आंशिक रूप से घात करे तो सदैव उसके पास देशघाती अनुभाव ही होगा। और मतलब उसके पास मतलब उसका उदय जो होगा वो देशघाती अनुभाव के रूप में ही होगा। अच्छा और सर। जब भी वो अगर दोनों चांसेस हैं उसके पास कि वो पूर्ण घात भी कर सकती है चलो। आंशिक घात भी कर सकती है, तो जब जब वो नहीं खाओ, आंशिक घात करती है तब उसका वो पेट नहीं देशघाती भरा है। अनुभाव, प्लीज म्यूट कीजिए, देशघाती अनुभाव होता है। ठीक है, ये हमने देखा था अनुभाव के विषय में। जय जिनेन्द्र दीदी, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ। अ, जैसे पूछा गया दर्शनावर्णी कर्म में कौन सा कौन सा घात होता है, मतलब वो देशघाती होता है कि सर्वघाती, तो अपन सर्वघाती करेंगे, ऐसा पूछा जाएगा ना अगर क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि उसमें से जो पांच सर्वघाती, है। देखो, दोनों बात होती है। सर्वघाती अनुभाव होता है, सर्वघातिनी प्रकृतियां भी होती है। हम्म। तो आप पहले अपने क्वेश्चन को क्लियर रखना, मतलब जब आप हम्म। स्वयं भी अपने आप से प्रश्न करो तो ये क्लियर रखना कि मैं अनुभाव का पूछ रही हूँ या फिर प्रकृति का पूछ रही हूँ। क्योंकि जो प्रकृति। सर्वघाती अनुभाव है, सर्वघाती अनुभाव दोनों प्रकृतियों में होता है। सर्वघातिनी हम्म। प्रकृतियों में तो कंपलसरी रहता है,
पर जब देश हम्म। घातिनी प्रकृति अपने घाती गुण का पूर्ण घात कर देती है, जैसे कि अवधि ज्ञानावर्णी ने अभी हमारे अंदर क्या करा, अवधि ज्ञान का पूर्ण घात किया, बिल्कुल भी गुण प्रकट नहीं हो पाया, तो वो उसका अवधि ज्ञानावर्णी का सर्वघाती अनुभाव है हमारे अंदर उदय। और जो देवता है, नैरेक जीव है, वर्तमान में उनके अवधि ज्ञान उधर थोड़ा से सा ये प्रकट जा हुआ रही है है। सीधा। तो अब अगर अवधि अवधि ज्ञान प्रकट हुआ है नैरेक और देवता के अंदर, तो वो उनका देशघाती अनुभाव है। ठीक है, इसलिए आप क्लियर रखना, जब आपसे पूछ रहे हो स्पेशली मूल कर्म की बात अगर कर रहे हैं, तो मूल कर्म में दोनों टाइप की प्रकृति है, तो आपसे कोई भी डायरेक्टली ऐसा मूल कर्म पूछा नहीं जाएगा एक्सेप्ट वन। इन चारों में से कौन सा ऐसा मूल कर्म है जिसमें एक ही टाइप का होता है, उसकी सारी अंतराय प्रकृतियां? में। अंतराय अंतराय में। कर्म। अंतराय कर्म की पांचों ही प्रकृतियां, जो उत्तर प्रकृतियां होती है, वो ओनली देशघातिनी होती है, और देशघातिनी के साथ साथ उनके अंदर ओनली देशघाती अनुभाव होता है, कभी भी वो पूर्ण घात नहीं कर सकती, आंशिक घात ही होता है सदैव। ये वाला जो फर्स्ट वाला केस है, सदैव आंशिक घात करती है, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय, सदैव आंशिक घात ही करती है वो। तो अंतराय कर्म में हम बोल सकते हैं कि उसमें ओनली एंड ओनली देशघाती अनुभाव ही होता है। बाकी सभी प्रकृतियों में देशघाती, सर्वघाती सभी टाइप का होता है। ज्ञानावर्णी में भी केवल ज्ञानावर्णी है, दर्शनावर्णी में भी निद्रा पंचक और केवल दर्शनावर्णी है, ये सर्वघात करती हैं, सर्वघातिनी प्रकृति है, सर्वघाती अनुभाव होता है। उसके अलावा फिर जो चार, उनमें से भी दो ज्ञान तो हमेशा प्रकट होते हैं हर जीव को, मतलब जो अभिनिबोधि ज्ञानावर्णी, श्रुत ज्ञानावर्णी है, वो सदैव आंशिक घात करती है, सदैव देशघाती अनुभाव रहता है। अवधि ज्ञानावर्णी, मनोपर्यव ज्ञानावर्णी में कभी आंशिक घात भी करती है, कभी पूर्ण भी घात कर देती है। तो आंशिक घात जब जब करती है उनमें देशघाती अनुभाव रहता है, जैसे देवता और नैरेक में। और जब पूर्ण घात कर देती है, मनुष्य और तिर्यंच में जो बिना लब्धि वाले हैं, उनमें पूर्ण घात हुआ है, मतलब वो अवधि ज्ञानावर्णी का, ऐसी बात है। ठीक है, अब देखते हैं, ये हो गया दीदी हमारा, अब कल ये जो क्वेश्चन जो आया था उसमें, दीदी हाँ, एक बार हम क्लास कर लेते वो हैं, एक कल के क्वेश्चन आप क्वेश्चंस दिए थे हमारे ना ये और वाले टॉपिक से। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ना। नमक मिर्ची पूरी खाएगी। प्लीज के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। ठीक है, एक बार हम क्लास रिवीजन कर लेते हैं, क्लास के पोल्स के डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लास्ट में एक बार लेने के भाव रखते हैं। 21 प्रकृति होती है, 21 और 26, ध्यान रखना, घातिनी कर्म कितने हैं, टोटल 47 है। 47 में 47 मतलब 21 प्लस 26, टोटल हो गए 47। 21 प्रकृति सर्वघातिनी है और 26 प्रकृतियां देशघातिनी है। ठीक है, तो अब वो कैसे देखना है, तो वो डायरेक्ट हम ना देखते हुए ऐसे देख सकते हैं, 47 घातिनी है, 76 अघातिनी है, 75 है, 5। 75 अघातिनी है। ठीक है, तो 47 में 21 प्रकृति सर्वघातिनी होती है और 26 प्रकृति देश आपने। हमने देखा। सबसे हम क्रम से एक बार लेके चलते हैं। सबसे पहले जो प्रकृति है उसका घाती गुण हमको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब आपको लर्न करने वाला पॉइंट है कि आप सारी जो भी प्रकृतियां हैं उनका घाती गुण ध्यान में रखो। बहुत सारे का तो हमको इजिली समझ में आ जाता है, पर कुछ कुछ का याद करना पड़ेगा। सबसे पहली प्रकृति होती है, यहाँ पर हम 47 प्रकृतियों की अपेक्षा देख रहे हैं। 47 प्रकृति कौन कौन सी होती है? ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, मोहिनी की 28 और अंतराय की 5। 5। ठीक है, अब ज्ञानावर्णी के 5 लेते हैं। सबसे पहले आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी जो प्रकृति है, वो उसका घाती गुण क्या है? आभिनिबोधिक ज्ञान। आभिनिबोधिक ज्ञान का पूर्ण घात करती है, आंशिक घात करती है, मतलब सबसे पहला पॉइंट हमको देखना है कि आंशिक घात संभव है। सबसे पहला पॉइंट है आंशिक घात संभव हुआ तो वो प्रकृति देशघातिनी है, और आंशिक घात भी संभव नहीं है तो वो प्रकृति सर्वघातिनी होती है, मतलब वो प्रकृति। ठीक है, और उसमें कंपलसरी सर्वघाती अनुभाव होता है। सबसे पहले हमको चेक करना है कि वो आंशिक घात हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आंशिक घात होने का अर्थ है कि आंशिक रूप से प्रकट हो रहा है, थोड़ा सा भी अगर गुण प्रकट होता है तो वो उसका आंशिक घात है। ठीक है, सबसे पहले अभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी। अभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी का घातीय गुण क्या है, किस पे वो इफेक्ट डालती है? वो डालती है अभिनिबोधिक ज्ञान पर। तो क्या जीव किसी भी अवस्था में रहे उस समय उसके अभिनिबोधिक ज्ञान रहता है, प्रकट हो सकता है? ये बात ध्यान में रखना। सभी छद्मस्त जीवों को, कौन कौन सी होती है, तो सभी छद्मस्त जीवों को एक तो है अभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी,
एक है श्रुत ज्ञानावर्णी, एक है अचक्षुदर्शनावर्णी। ठीक है, ये जो तीन प्रकृति है, छद्मस्त की अपेक्षा बोल रहे हैं, छद्मस्त वो होते हैं जो केवल ज्ञान केवल दर्शन से युक्त नहीं होते, जिनको केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट नहीं हुआ है। ऐसा आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी, श्रुत ज्ञानावर्णी और अचक्षु दर्शनावर्णी, ये तीनों प्रकृतियों का क्षयोपशम हर जीव में रहता ही रहता है, हर छद्मस्त जीव में रहता ही रहता है। इनका क्षयोपशम रहता है, मतलब आभिनिबोधिक ज्ञान ओनली आंशिक रूप से ही घात करता है, अभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी ओनली आंशिक रूप से ही घात करती है। अभिनिबोधिक ज्ञान हमेशा प्रकट होता है जीव के अंदर, आंशिक रूप से घात करती है। अचक्षु दर्शनावर्णी ओनली आंशिक रूप से घात करती है। ठीक है, इसके अलावा ये तो छवि छद्मस्त जीवों को होता है, अभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अचक्षु दर्शन। इसके अलावा जो अंतराय की 5 प्रकृति हैं वो भी सदैव आंशिक घात करने वाली होती हैं। ठीक है, अचक्षु दर्शन सदैव कैसे रहना दीदी? अचक्षु दर्शन क्या होता है ना? अचक्षु दर्शन अचक्षु दर्शनावर्णी आंशिक घात मतलब करती है, मतलब अचक्षु दर्शन हर जीव में रहता है, हर छद्मस्त जीवों में अचक्षु दर्शन तो रहता ही रहता है, कभी भी उसका पूर्ण आवरण नहीं लगता। ठीक है, फिर अंतराय 5 की प्रकृति ऐसी होती है, ये छद्मस्त तो अपेक्षा छद्मस्त की बात करते हैं। और फिर उसके बाद आता है कि अंतराय 5 की जो प्रकृति है वो भी ओनली एंड ओनली, ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये जो टेबल है ये हमारी है सदैव आंशिक घात वाली। सदैव आंशिक घात, सदैव आंशिक घात का अर्थ है कि इनमें हमेशा देशघाती अनुभाव ही रहता है, इनमें सर्वघाती अनुभाव नहीं रहता। ठीक है, ये कॉलम है हमारे सदैव आंशिक घात वाली। आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी, श्रुत ज्ञानावर्णी, अचक्षु दर्शनावर्णी, अंतराय 5। फिर उसके बाद हमारा क्या बचा है? मोहनी कर्म बचा है। तो मोहनी कर्म में सबसे पहले जो दर्शन त्रिक है, दर्शन त्रिक में से सम्यक्त वेदनी, सम्यक्त वेदनी का जब जब भी उदय रहता है तब उसके सम्यक्त्व गुण का जो घात होता है, मतलब वो सम्यक्त्व गुण का घात करने वाली होती है, उसका घात के गुण क्या होता है? सम्यक्त्व होता है। सम्यक्त वेदनी के उदय में, जीव के सम्यक्त वेदनी का अगर उदय है, कंपलसरी सम्यक्त्व गुण का गुण प्रकट होता है। अगर गुण प्रकट हो रहा है मतलब वो आंशिक घात है, कंपलसरी है मतलब सदैव आंशिक घात है। ठीक है, तो सदैव आंशिक घात का मतलब वो गुण हम थोड़ा आंशिक रूप से प्रकट हो रहा है, तो सम्यक वेदनी के रहते सम्यक्त्व प्रकट होता है। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व हर सम्यक वेदनी के उदय वाले जीव को रहता ही रहता है, कंपलसरी। इसीलिए सम्यक वेदनी सदैव आंशिक घात ही करती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सम्यक वेदनी का उदय है लेकिन सम्यक्त का पूर्ण घात हो जाए, क्योंकि इसका काम ही वही होता है ना, सम्यक वेदनी मतलब सम्यक्त का वेदन करवाना। तो सम्यक वेदनी का उदय रहेगा तब तक सम्यक्त तो रहेगा ही, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सम्यक वेदनी ने सम्यक्त का पूर्ण घात कर दिया, इसीलिए यह सदैव आंशिक घात वाली प्रकृति है। उसके बाद आता है मिथ्यात्व वेदनी वगैरह की हम बात नहीं कर रहे, फिर आता है अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क, प्रत्याख्यान चतुष्क, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, फिर आता है संचलन चतुष्क, संचलन चतुष्क, और उसके बाद आता है 9 नौकषाय, वो भी सदैव आंशिक घात नहीं करती कुछ केस में। ठीक है, इसलिए ये हो गया हमारे कितनी प्रकृति, 1 2 3 8 और 9। ऐसी जो 9 प्रकृति है, ये 9 प्रकृति सदैव आंशिक घात वाली प्रकृति ही होती है। ठीक है, अब ये जो सदैव आंशिक घात कर रही हैं, तो आंशिक घात की संभावना है, आंशिक घात करने वाली प्रकृतियां हैं, तो कंपलसरी ये प्रकृति किसमें होंगी? देशघातिनी में होंगी। ठीक है, तो जो देशघातिनी प्रकृतियां हैं 26, उसमें हम क्या ले लेते हैं? अब इतना तो हमने एक चार्ट साइड में बना के रख लिया, कितनी हो गई? ये 9 प्रकृति। ठीक है, ये 9 प्रकृति के अलावा फिर हमको देखना है कि देशघातिनी सर्वघातिनी कैसे कैसे हैं, फिर वो और देखेंगे। अब आते हैं सबसे पहले ज्ञानावर्णी की 5 प्रकृति। ज्ञानावर्णी की जो 5 प्रकृति हैं उनमें सबसे पहली है अभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी, आंशिक रूप से घात कर रही है, तो हमारे टेबल में ही है, तो देशघातिनी। उसके बाद है शुद्ध ज्ञानावर्णी, वो भी आंशिक घात कर रही है। फिर अवधि ज्ञानावर्णी, अवधि ज्ञानावर्णी में आप बताइए, अवधि ज्ञानावर्णी के रहते क्या जीव को अवधि ज्ञान प्रकट हो सकता है? थोड़ा सा भी, आंशिक रूप से भी। अवधि ज्ञान कैसा आवरण हो करता है? सकता है, हो सकता है। अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान जो आवरण करता है वो न्यूनाधिक आवरण करता है, मतलब वो पूर्ण आवरण नहीं करता। पूर्ण आवरण नहीं कर रहा है मतलब न्यूनाधिक आवरण कर रहा है, मतलब या तो न्यून आवरण है
तो हाँ। ज्ञान अवधि ज्ञान ज्यादा प्रकट हो गया, अधिक आवरण है तो अवधि ज्ञान कम प्रकट हुआ। ठीक है, लेकिन पूर्ण घात नहीं करता अवधि ज्ञान का हमेशा। मतलब संभावना रहती है कि वो आंशिक घात भी करते, मतलब अवधि ज्ञानावरणी के रहते रहते क्या हो, अवधि ज्ञान आंशिक रूप में प्रकट हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, अगर आंशिक घात संभव है तो वो प्रकृति देश घातिनी है। अवधि ज्ञानावरणी, ठीक है, अवधि ज्ञानावरणी जो प्रकृति है वो कभी कभी तो आंशिक घात करती है और कभी कभी पूर्ण घात कर देती है। क्यों? क्योंकि जब जब वो आंशिक घात करती है तब अवधि ज्ञान प्रकट होता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं, जैसे कि मनुष्य और तिरंज की अभी हमने बात करी, उनमें पूर्ण घात भी हो जाता है, उनमें अवधि ज्ञान प्रकट नहीं होता। इसीलिए इसमें दो टाइप के भेद किए गए हैं। आप सामने बुक रखना तो आपको ध्यान में आता जाएगा ये कहाँ पर है। ये यहाँ पर है, देखो, जिनकी भी हमने ये प्रकृति 9 प्रकृतियों की बात करी ना, इनमें कोई भी सेकेंड ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो उनके अलावा जो प्रकृति होती है, जिनमें दो बात आती है, देशघाती अनुभाव भी होता है, सर्वघाती, इनमें जो सदैव आंशिक घात है ना, ये 9 प्रकृति ओनली एंड ओनली देशघाती अनुभाव वाली होती है। इनमें हमेशा आंशिक घात ही संभव होता है, सर्वघाती अनुभाव नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अवधि ज्ञानावरणी में दो ऑप्शन। पहला तो है कि आंशिक रूप से घात होता है, आंशिक रूप से घात होता है, आंशिक रूप से घात होता है। किसमें आंशिक रूप से घात होता है? जैसे कि कुछ सन्नि पंचेंद्री, जैसे नैर्यक, देवता आदि। आदि का मतलब है कि जिनको अवधि ज्ञान प्रकट हो सकता है, जैसे मनुष्य और तिर्यंश में हो सकता है, लेकिन कंपलसरी किस में होता है? नैर्यक और देवता। और कुछ मनुष्य और तिर्यंश जिनमें अगर अवधि ज्ञान प्रकट हो गया तो ऐसे सन्नि पंचेंद्रीय जीवों की अपेक्षा अवधि ज्ञान गुण का आंशिक घात होता है। आंशिक घात होता है मतलब देशघाती अनुभाव है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं, एकेंद्रीय, विकलेंद्रीय आदि अनेक जीव, कुछ सन्नि पंचेंद्रीय भी होते हैं और उसके अलावा एकेंद्रीय विकलेंद्रीय भी होते हैं। एकेंद्रीय विकलेंद्रीय में तो कंपलसरी ही पूर्ण घात होता है, अवधि ज्ञान गुण प्रकट नहीं होता। अवधि ज्ञान गुण का पूर्ण रूप से घात होता है, इसलिए उन्हें अवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान नहीं होता। तो आंशिक रूप से घात करने की संभावना होने से ये प्रकृति देश घातिनी है। ठीक है, लेकिन कभी आंशिक घात होता है, कभी पूर्ण घात होता है। इसीलिए यहाँ पे दो ही टाइप के बताइए। फिर आता है फोर्थ मनोपर्यवज्ञानी। मनोपर्यवज्ञानी भी हमारे सदैव आंशिक घात वाली में तो नहीं आती है, तो अब हमको चेक करनी के उदय रहते जीव को मनोपर्यवज्ञान प्रकट हो सकता है, संभावना है क्या? साधु को वो मनोपर्यवज्ञान पर न्यूनाधिक आवरण करती है, पूर्ण आवरण नहीं करती। मतलब मनोपर्यवज्ञान प्रकट हो सकता है, तो किनमें? जिन जिन में मनोपर्यवज्ञान, जैसे कुछ साधु साध्वियों के मनोपर्यवज्ञान गुण का आंशिक रूप से घात होता है, उनमें मनोपर्यवज्ञान प्रकट होता है, तो ऐसे इसलिए उन्हें मनोपर्यवज्ञान होता है। तो ऐसे मनोपर्यवज्ञान जिनको प्रकट हुआ है मनोपर्यवज्ञान का गुण, उनमें आंशिक घात है। आंशिक घात है मतलब वो देशघाती अनुभाव है। फिर इस खंड की प्रकृति एकेंद्रीय, विकलेंद्रीय आदि अनेक जीवों के मनोपर्यवज्ञान गुण का पूर्ण रूप से घात होता है, इसलिए उन्हें मनोपर्यवज्ञान नहीं होता। ये सर्वघाती अनुभाव है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी होती है इसमें भी। फिर आता है केवल ज्ञानावरणी। केवल ज्ञानावरणी क्या है? केवल ज्ञानावरणी के उदय रहते केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है क्या? नहीं। नहीं हो सकता, तो वो प्रकृति सर्वघातिनी प्रकृति है, केवल ज्ञानावरणी। ठीक है, फिर आता है अब दर्शनावरणी पे देखते हैं। दर्शनावरणी क्या है? यहाँ पे मनोपर्यवज्ञानावरणी भी आएगा ना। फिर आता है दर्शनावरणी। दर्शनावरणी सबसे पहले प्रकृतियां होती है निद्रा पंचक। हमने उस दिन देखा था कि निद्रा पंचक जो अपने अपने लेवल का पूर्ण रूप से घात करता है, जितना जितना उनका लेवल है उतने उतने दर्शन लब्धि का पूर्ण रूप से घात करता है। कौन सी दर्शन लब्धि का? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन का। क्योंकि जो चक्षु दर्शनावरणी, अचक्षु दर्शनावरणी और अवधि दर्शनावरणी के क्षयोपशम से जो हमको चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन प्राप्त हुए थे, ऐसे प्राप्त हुए दर्शन गुण का अपने अपने सामर्थ्य के, स्व सामर्थ्य के अनुसार, अपने अपना जिसका जितना लेवल होता है उस अकॉर्डिंग क्या करते हैं? वो घात करते हैं। जैसे ये मान लेते हैं हम कि इतना पूरा चक्षु दर्शन या अवधि दर्शन हमको प्रकट हुआ है। ठीक है, अब इस पूरे चक्षु दर्शन में मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको प्रकट हुआ है। अब निद्रा का कितना लेवल है तो बताया है, तो इसमें बताया कि निद्रा का लेवल मान लेते हैं ये है। तो जो निद्रा का लेवल है
निद्रा पंचक मतलब निद्रा प्रकृति जो है वो निद्रा दर्शनावर्णी की प्रकृति क्या करती है, अपना लेवल का इतना इतना अगर उसका दर्शन का लेवल है तो वो कभी भी इतना सा करके छोड़ दे, इतना सा करके छोड़ दे, या फिर यहाँ से इतना सा करके छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। अगर वो घात करती है तो अपने लेवल का पूर्ण रूप पूरा से, कर अपने लेवल के दर्शन का पूर्ण रूप से घात करती है। पूरे दर्शन लब्धि का घात नहीं हुआ है, पर अपने लेवल का उसने पूर्ण घात किया। अब प्रचला का लेवल अगर इतना है तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूर्ण रूप से घात करती है, फिर कोई भी पार्ट ऐसा नहीं बचेगा जिसका घात नहीं हुआ है। अगर अगर निद्रा निद्रा का इतना लेवल है तो वो इतने इतने का पूर्ण रूप से घात करेगी। प्रचला प्रचला इतने का पूर्ण रूप से घात करेगा। स्त्यानर्धी इतने इतने का पूर्ण रूप से घात करेगा। स्व सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण घात करती है। ठीक है, तो स्व सामर्थ्य के अनुसार अगर पूर्ण घात कर रही है तो पूर्ण घात करने की वजह से कभी भी ऐसा होगा कि निद्रा का उदय है लेकिन यहाँ का थोड़ा सा पार्ट रह जाए, ऐसा नहीं होता। नहीं अगर वो हो करती है घात तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे वाले जितना है उसका पूरे का घात करेगी। ठीक है, इसलिए ये जो प्रकृति है वो निद्रा पंचक जो भी निद्रा सर्वघाती। प्रचला वगैरह ये सर्वघातिनी प्रकृति है। ठीक है, फिर आते हैं चक्षु दर्शनावर्णी पे। चक्षु दर्शनावर्णी हमने पहले, अच्छा इसमें नहीं देखा ना। चक्षु दर्शनावर्णी का जब उदय रहता है तब जीव को चक्षु दर्शन प्रकट हो सकता है क्या, ऐसी संभावना है क्या? उसके आंशिक घात की संभावना है? हाँ आंशिक घात की संभावना है, हाँ मतलब आंशिक वो घात की है। हाँ। उसका देशघाती अनुभाव है। आंशिक घात की संभावना है, प्रकृति देशघातिनी है। अब देशघातिनी प्रकृति में भी दोनों टाइप की संभावना होती है। चक्ष स्वर्ग आती भी है, देश आती है। चक्षु दर्शनावर्णी पेन गया। चक्षु दर्शनावर्णी में कभी कभी आंशिक घात हो जाता है, कभी कभी पूर्ण रूप से घात भी होता है। कब कब होता है? जब चक्षु दर्शनावर्णी का उदय है और चक्षु दर्शन प्रकट हो रहा है। किन में होता है? चतुरिंद्रिय जीव में, पंचेंद्रिय जीव में इनका चक्षु दर्शन प्रकट होता है। मतलब चक्षु दर्शन गुण पर आंशिक रूप से ही क्या होता है? घात होता है। और कुछ जीव ऐसे हैं जैसे कि एकेंद्रीय, द्विंद्रीय, त्रिंद्रीय, उनके चक्षु दर्शन गुण का पूर्ण रूप से घात होता है, इसलिए उन्हें चक्षु दर्शन नहीं होता। ये उसका सर्वघाती अनुभाव है। और ये देशघाती अनुभाव था। जिनको चक्षु दर्शन होता है उनमें देशघाती अनुभाव है, जिनको चक्षु दर्शन नहीं होता उनमें सर्वघाती अनुभाव। तो यहाँ पर भी दो ही पॉइंट, दो ही पार्ट है, देशघाती और सर्वघाती दोनों के दोनों पार्ट है। तभी हमने इस वाली में नहीं लिया क्योंकि ये ओनली देशघाती वाली है। नेक्स्ट आता है अचक्षु दर्शनावर्णी। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर जीव में अचक्षु दर्शनावर्णी का उदय रहते अचक्षु दर्शन तो रहता ही रहता है। सभी छद्मस्थ जीवों का अचक्षु दर्शन अवश्य होता है, इसलिए ये प्रकृति क्या है? देशघातिनी प्रकृति है। तो यहाँ पर हम अचक्षु दर्शनावर्णी भी लिख देंगे, पर उसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं होते, ओनली देशघाती होता है। फिर आता है केवल नहीं, अवधि दर्शनावर्णी। अवधि ज्ञानावर्णी का जैसे हमने समझा है वैसा की वैसा अवधि दर्शनावर्णी का भी समझना, क्योंकि अवधि ज्ञानावर्णी के साथ साथ ही अवधि दर्शनावर्णी भी मतलब लगभग सेम ही क्षयोपशम रहता है उन दोनों का। अवधि ज्ञानावर्णी अगर प्रकट हुआ है तो अवधि दर्शनावर्णी, अवधि ज्ञान अगर प्रकट हुआ है तो अवधि दर्शन भी प्रकट होता है। ठीक है, फिर आता है मनोपर्य क्या, अरे सॉरी, मनोपर्य दर्शन तो कुछ नहीं होता। फिर होता है ये हो गया तीन। अब चौथा है केवल दर्शनावर्णी। केवल दर्शनावर्णी की प्रकृति, केवल दर्शनावर्णी का उदय रहते आंशिक घात करने वाली होती है क्या? केवल दर्शन प्रकट हो सकता है क्या? पूर्ण घाती होता नहीं, है। पूर्ण घाती नहीं हो सकता, तो वो केवल दर्शनावर्णी के समान सर्वघातिनी हो जाएगी। फिर आता है मोहिनी कर्म की। मोहिनी कर्म की 28 में से पहले दर्शन त्रिक को देख लेते। दर्शन त्रिक में ध्यान रखना तीनों ही प्रकृतियों का जो घाती गुण है वो सम्यक्त्व ही है। पर सम्यक्त्व वेदनी जो होता है, सम्यक वेदनी सम्यक्त्व का आंशिक घात करता है, कभी भी पूर्ण घात नहीं करता। लेकिन मिथ्यात्व वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी सम्यक्त्व का पूर्ण घात करते हैं। उनके उदय रहते जीव को सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हो सकता, सम्यक वेदनी के उदय रहते जीव को सम्यक्त्व प्राप्त होता है। ठीक है, सदैव होता है यहीं पे, इसीलिए तो बोला है सदैव आंशिक घात करती है। सदैव सम्यक्त्व तो होता ही होता है, लेकिन उसका घात भी रहता है। घात रहता है मतलब थोड़ा सा प्रकट हुआ है, पूर्ण सम्यक्त्व प्रकट नहीं हो जाता, शायिक सम्यक्त्व प्रकट नहीं हो जाता अगर सम्यक वेदनी का उदय है तो। ठीक है, इसलिए शयोपशमिक तक ही लेवल प्रकट होता है, थोड़ा सा ही सम्यक प्रकट होता है, लेकिन प्रकट जरूर होता है। सम्यक प्रकट होता है, सम्यक का गुण मिलता है जीव को अगर उसके सम्यक वेदनी का उदय है तब भी। और मिथ्यात्व वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी जो है वो बिल्कुल भी सम्यक का सम्यक के गुण को प्रकट नहीं होने देती। अगर वो प्रकट नहीं होने देती, पूर्ण घाती है, पूर्ण घात करती है तो सर्वघातिनी प्रकृति है। और सम्यक वेदनी
देशघातिनी प्रकृति, ओनली देशघाती अनुभाव वाली। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अनंतानुबंधी चतुष्क। अनंतानुबंधी चतुष्क का जो घाती गुण है वो है व्रत रुचि। व्रत अरुचि नहीं है, व्रत रुचि, क्योंकि आत्मा का गुण क्या होता है, व्रत रुचि होता है। आत्मा को व्रतों के प्रति रुचि ही होती है, अरुचि नहीं होती। तो वो जो व्रत रुचि का आत्मा का गुण है उसका घात कर देता है, वो पूर्ण घात करता है। जब तक जीव के अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय रहता है, आत्मा को अपने व्रत रुचि वाला जो गुण है उसका एहसास नहीं हो पाता, आंशिक रूप से भी प्रकट नहीं हो पाता। वो व्रत रुचि का पूर्ण रूप से घात कर देता है। व्रतों के प्रति रुचि नहीं है, मतलब व्रतों के प्रति टोटल अरुचि रहती है। तो आत्मा को व्रतों के प्रति अरुचि होती है, किसके कारण? अनंतानुबंधी चतुष्क के उदय के कारण। आत्मा के व्रत रुचि रूप गुण का सदैव पूर्ण रूप से घात करने वाली होने से कर्ण प्रकृति सर्वघातिनी कहलाती है। फिर आता है अप्रत्याख्यान चतुष्क। अप्रत्याख्यान चतुष्क का घाती गुण क्या है? वीरता विरत, मतलब वो आंशिक रूप से थोड़ा सा भी व्रत पचखांड स्वीकार नहीं करने देता। थोड़ा सा भी व्रत पचखांड स्वीकार अगर कोई जीव कर लेता है तो वो देश विरत कहला जाता है, वीरता विरत कहला जाता है। तो ऐसा वीरता विरत का जो गुण है वो अप्रत्याख्यान चतुष्क इस आंशिक रूप से भी व्रत पचखांड स्वीकार नहीं करने देता, इसीलिए ये इसका सदैव पूर्ण रूप से घात करने वाला होने से सर्वघातिनी प्रकृति होती है अप्रत्याख्यान चतुष्क। नेक्स्ट आता है प्रत्याख्यानावरण चतुष्क। सर्ववीर्ति, मतलब जब तक प्रत्याख्यानावरण का उदय रहता है जीव को सर्ववीर्ति नहीं मिल पाती। आंशिक रूप से तो वो विरत हो गया, पर पूर्ण रूप से विरत नहीं हो पाता, क्योंकि उसके प्रत्याख्यानावरण का उदय है। ठीक है, सदैव पूर्ण रूप से घात करती है सर्ववीर्ति का, इसीलिए ये प्रकृतियां भी सर्वघाती नहीं हो गई। ठीक है, फिर आता है संज्वलन। संज्वलन का जो घाती गुण है वो ध्यान में रखना, संज्वलन का घाती गुण क्या है? चारित्र। संज्वलन चतुष्क का प्लस 9 9 कषाय, सबका एक साथ ही बात कर ली। इनका जितनी भी प्रकृति है इनका जो घाती गुण होता है वो चारित्र होता है। अब चारित्र कितने टाइप का होता है? देखो, सबसे पहले तो ये देखना चारित्र, हाँ ठीक है, यही देख लेते हैं। चारित्र कितने टाइप का होता है? 5 होता है। सामयिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। देखो, संज्वलन चतुष्क के रहते, उदय रहते जीव को आंशिक रूप से चारित्र प्रकट हो सकता है क्या? पूर्ण रूप से नहीं होता। पूर्ण रूप से क्यों नहीं होता? क्योंकि यथाख्यात नहीं मिल पाता, पर चार चारित्र तो मिल पाते हैं, हो सकता है ना? चार चारित्र मिल सकते हैं, तो ये प्रकृति देशघातिनी हो गई। ये सभी देशघातिनी हो गई। देशघातिनी तो हो गई। अब उसमें भी हमको देखना, देशघातिनी में ऑलवेज देशघाती वाला रहता है या फिर दोनों टाइप का हो सकता है अनुभाव, तो उसमें चेक करना। संज्वलन चतुष्क के रहते देशघाती अगर प्रकृति है तो देशघातिनी प्रकृति है तो देशघाती अनुभाव तो रहेगा। मतलब जिनको चारित्र का गुण प्रकट हो गया, किसी किसी को प्रकट हुआ और किसी का प्रकट नहीं हुआ, ये वाली बात होती है ना। अब देखना किसको प्रकट, संज्वलन चतुष्क का उदय कब कब रहता है, मतलब सॉरी ऐसा देखो, जो चारित्र मिला है जीव को, इस संज्वलन चतुष्क के उदय रहते भी जीव को जो चारित्र मिला, हमने बोला ना कि चारित्र का पूर्ण घात नहीं करता, 5 टाइप के चारित्र होते हैं, उसमें से एक नहीं मिलता, यथाख्यात नहीं मिलता, लेकिन 4 टाइप के चारित्र तो मिल ही सकते हैं जीव को। तो जो ये 4 टाइप के चारित्र मिले हैं उसमें देखो, परिहार सबसे लोएस्ट से चलते हैं, मतलब बाद वाले से चलते हैं, सूक्ष्म संप्राय। 10th गुण स्थान में सूक्ष्म संप्राय चारित्र मिल जाता है, तब संज्वलन चतुष्क का उदय रहता है। फिर बोल लेंगे 9th गुण स्थान में, नहीं देखो, सूक्ष्म संप्राय 10th गुण स्थान में उदय रहता है। फिर परिहार विशुद्धि चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र 9 10th वाले गुण स्थान में रहता है, संज्वलन चतुष्क का उदय रहता है। छेदोपस्थापनीय चारित्र 6 से 10 में रहता है, मतलब 6 से 10 इसलिए बोला है कि संज्वलन की अभी हम बात करें, संज्वलन चतुष्क सिर्फ 10 तक ही रहता है, तो 6 से 10 में छेदोपस्थापनीय चारित्र रहता है। सामयिक चारित्र कब रहता है? छठे गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान में भी रहता है। 5 और 6, 5 से 10 तक, मतलब 5 से 10 नहीं, 5 6 7 8 रहता है शायद, पर 5 और 6 में भी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि 5वें में जो सामयिक चारित्र होता है वो इत्वरिक सामयिक होती है, वो इत्वरिक और यावत मतलब 5वें गुणस्थान में नहीं होता है सामयिक चारित्र, 5वें में नहीं होती है, रहता है 5वें में, तभी तो अपन कहलाते हैं ना। छठे गुणस्थान से चारित्र जो है, छठे सामयिक चारित्र छठे गुण स्थान से। सामयिक चारित्र 2 टाइप का होता है ना, इत्वरिक और यावत वो जीवन। इतरिक जब तक के वो नहीं, यानी वो कुछ समय के लिए दिलाते हैं, पर वो 5वें गुण स्थान में नहीं इसको होते। ऐसे समझते हैं, बात बहुत बड़ी ठीक है, एक बार
और लिफ्ट के अंदर एक सेफ भी चलो है। अभी आप ऐसे समझो, जो चारित्र का गुण है ना, चारित्र का गुण जो रहता है वो चारित्र का भी प्रकट होता है और विरत में भी होता है, सर्वविरत में भी होता है और वीरता विरत देश विरत में भी होता है। जो चारित्र का गुण होता है, वो चारित्र का गुण अगर प्रकट होने की बात की गई है, तो जहां तक मेरा उपयोग लग रहा है, सामायिक चारित्र जो होती है वो सामायिक चारित्र दो टाइप की होती है, इत्वरिक और यावत जीवन। तो उसमें शायद इत्वरिक सामायिक जो होती है वो श्रावक की होती है, और जो यावत जीवन वाली होती है वो साधु की होती है, जिसको साधु छोटी की दीक्षा बोलते हैं। हाँ और फिर छेदोपस्थापनी में बड़ी दीक्षा होती है। हाँ ये जहां तक मेरा उपयोग है वो ऐसा ही होता है। तो तो जो ईश्वरिक हाँ चारित्र तो ईश्वरिक यही है। चारित्र तो अब 7 दिन के लिए होता है, फिर हाँ वो छेदोपस्थापनी में होता बड़ी है, दीक्षा होने के बाद बड़ी होता है। दीक्षा से पहले वाली जो होती है ना वही होती वो ईश्वरिक फिर है। यावत जीवन क्या होता है? जो यावत 22वें जीवन, तीर्थंकर और यानी दूसरे तीर्थंकर से 22वें अच्छा हाँ तीर्थंकर। हाँ, वो डायरेक्ट होता है, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, जो बीच के फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के उनको डायरेक्ट दी जाती है, उसमें छेदोपस्थापनी और अलग अलग नहीं होता, ठीक है। तो अभी हम फिर इसको ऐसे समझें कि जो चारित्र है वो ओनली चारित्र की बात की गई है, वो सिक्स्थ गुण स्थान से, लेकिन जो यहाँ पर जो हम चारित्र गुण की बात कर रहे हैं वो चारित्र भी इंक्लूडेड है। ऐसे समझ सकते हैं ना फिर हम? चारित्र में चारित्र भी इंक्लूडेड होता है, वीरता विरत भी इंक्लूडेड होता है, और हाँ वो सर्व विरत भी चारित्रा इंक्लूडेड चारित्र होता की है। अपेक्षा से होता है। दीदी चारित्र मतलब, हाँ, अंतिक चारित्र जो चारित्र 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 का 5वें गुण मतलब स्थान तो वाला। फिर सर्व एक शावक योगों बार का त्याग है क्या? चारित्र 5वें गुण स्थान में बोला जाता है। चारित्र पांचवें गुण स्थान में बोला जाता है, और चारित्र छठे गुण स्थान, छठे एंड अबव में बोला जाता है। तो फिर पर चारित्र का गुण तो है ना, वीरता विरत में भी आंशिक रूप से प्रकट हुआ है, और सर्व रूप से पूर्ण रूप से चारित्र प्रकट हो गया तो सिक्स्थ एंड अबव हो गए, हो जाएगा। है ना। तो आंशिक रूप से भी अगर चारित्र प्रकट हुआ है, आंशिक रूप से भी हमने सावध योगों का त्याग किया है, तो फिर वीरता विरत अवस्था है, और सर्व विरत अवस्था पूर्ण रूप से सावध योगों का त्याग करना हो गया। तो इसीलिए इनके अंदर पे आंशिक रूप से घात होता है। आंशिक रूप से घात हुआ मतलब चारित्र का गुण प्रकट हुआ है। चारित्र का गुण अगर प्रकट हुआ है तो वो ये उनका देशघाती अनुभाव है, क्योंकि ये आंशिक रूप से ही घात कर रही है। आंशिक रूप से घात कर रही है मतलब इनमें ये गुण प्रकट होता है। वीरता विरत जीवों में देश विरत प्रकट होता है, देश विरत रूप चारित्र, और सर्व विरत जीवों में सर्ववीरती रूप चारित्र प्रकट होता है, ठीक है। पर क्या कभी ऐसा होता है कि संजोलन चतुष्क का उदय कहाँ से स्टार्ट होता है? जैसे पीछे तो हमने देख लिया 10th गुण स्थान तक रहता है, पर कहाँ से 10th तक रहता है? 5 सभी से में 10 की तो होता हमने है। बात करी ली। सभी उसके में पहले होता भी है। संजोलन चतुष्क का उदय रहता है क्या? सभी में हाँ रहता है ना हाँ रहता संजोलन है ना चतुष्क दीदी। का। पहले गुण 1 2 स्थान 3 से। 4 में भी रहता है, मतलब संजोलन चतुष्क का उदय 1 से 10 तक सब में होता है, ठीक है। तो 1 से 10 तक सब में हो रहा है, मतलब 5 to 10 वालों को तो चारित्र का गुण प्रकट हो गया आंशिक रूप से, लेकिन जो 1 to 4 वाले हैं उनमें आंशिक रूप से भी चारित्र का गुण प्रकट नहीं हुआ। आंशिक रूप से भी प्रकट नहीं हुआ, इसका मतलब उनमें पूर्ण रूप से घात हुआ है। और ऐसे अविरत जीव 1 से 4 वाले कहलाते हैं अविरत जीव। तो ऐसे अविरत जीवों के पूर्ण रूप से घात होता है, इसलिए उन्हें किसी प्रकार का चारित्र नहीं होता, ये उनका सर्वघाती अनुभाव है, ठीक है। हो गया। फिर अंतराय का हमने देख ही लिया कि जो अंतराय है वो अंतराय इसी में ही आ रहा है, सदैव आंशिक घात में ही आ रहा है, हमेशा देशघाती अनुभाव ही होता है। तो अंतराय 5 भी देशघाती अनुभाव हो गया। फिर देशघातिनी प्रकृति, ये तो हमने देख ही लिया था, ठीक है। कर्म भूमि को हमेशा हमेशा वहां पर असी मसी कृषि नहीं होता, फिर भी उसको कर्म भूमि ही बोलते हैं। और डाइनिंग टेबल पर हमेशा डिनर नहीं करा जाता, फिर भी उसको डाइनिंग टेबल बोलते हैं। हमेशा प्लेग्राउंड पर मैच नहीं चल रहा होता है, फिर भी उसको प्लेग्राउंड कहते हैं। वहां पर अन्य एक्टिविटीज भी होती है, डाइनिंग टेबल पर भी दूसरे टाइम के खाना, लंच, ब्रेकफास्ट सब कुछ होता है, स्टिल उसको डाइनिंग टेबल ही बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी युगलिक काल भी रहता है, लेकिन फिर भी उसको असी मसी कृषि का काल नहीं होने के बावजूद भी कर्म भूमि ही कहलाता है, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं पोल्स के क्वेश्चन। ये चैप्टर का रिवीजन हो गया। इसका अध्याय से प्राप्त शिक्षा, घाती सर्व व देश से तथा अघाती जान, उभय कर्मदल भेद के, उभय मतलब दोनों, दोनों टाइप के जो कर्मदल हैं उनको हम डिफरेंस पता करके आतंपा निर्माण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कहाँ से देखना था? घाती अघाती 41 से है ना शायद। 20 21 20 21 21 21 से।
ठीक है। 21 घाती कर्म के विषय में क्या क्या सही है? अब यहाँ पर हमको सही को टिक करना है। फर्स्ट, आत्मा के मूल गुणों को प्रकट होने में रुकावट पैदा करता है। सही या गलत? सही। हाँ सही है। आत्मा को इंद्रिय व मन संबंधित सुख दुख की प्राप्ति करवाता है। सही या गलत? गलत। गलत। आत्मा के मूल गुणों का घात करता है। सही। सही या गलत? सही। तो ऑप्शन 1 सही। एंड 3। ठीक है। 1 and 3 संख्या में उत्तर दीजिए। घाती कर्म की कुल प्रकृतियां 47। 47 47। फिर अब 47 तो ऑप्शन 1 2 3 तीनों में है ना? अब 1 2 3 में से हमको देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम कर्म की कुल अघाती उत्तर प्रकृतियां 93। 67। नाम कर्म की कुल प्रकृतियां 93 होती हाँ। है, लेकिन अघाती कर्म की अपेक्षा हम 67 ही लेते हैं 67 लेते हैं। क्योंकि टोटल अघाती प्रकृति ही 75 होती है। अब 93 अगर हम नाम कर्म की बोल देंगे तो वो तो 75 से भी ज्यादा हो गया, इसलिए उसमें हमने घाती में ओनली 67 ली है। और 2 वेदनी की होती है, 2 गोत्र की होती है और 4 आयुष्य की होती है। हो गए टोटल 75। ठीक है, तो 67 किस में है? फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में। तीसरे में। ठीक है। फोर्थ को तो हमने हटा ही दिया है क्योंकि उसमें 45 आ रहा है, 47 नहीं आ रहा घाती कर्म की। इसीलिए अब हमको क्या देखना है? फोर्थ ऑप्शन को छुपा दो। मेरे पास ऑप्शन क्या बचे? 67 कैसे हुआ? अघाती अगर प्रकृति है नाम कर्म तो 67 आघाती ही है ना। तो नाम कर्म की प्रकृति भी तो 67 ही है टोटल। 93 है ना जी। 93 यहाँ पर नहीं लिया है, यहाँ पे 67 की अपेक्षा लिया है। 67 की अपेक्षा कैसे होता है? ये 4th चैप्टर में है। आप 122। ठीक है ना, एक बार रीड करूंगी। नहीं देखो, उसमें आप देखो ना अभी कैसे 67 कैसे हुई। 93 माइनस कितना करेंगे तो 67 होती है 26। 26 ठीक है। अब 26 में हमने माइनस क्या क्या करा है? 5 बंधन और 5 संघातन, 10। इनको हम नहीं लेते हैं। और जो वर्ण चतुष्क है, वर्ण चतुष्क की टोटल 20 प्रकृति होती है। वर्ण की 5, गंध की 2, रस की 5, स्पर्श की 8, ऐसे वर्ण चतुष्क की टोटल 20 प्रकृतियां काउंटिंग में होती है। लेकिन जब हम उनको कलेक्टिवली बात करनी होती है तो हम सिर्फ उनके ग्रुप को ले लेते हैं। जो 20 प्रकृति थी उन 20 की जगह पर हम सिर्फ 4 बोल देते हैं, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। वर्ण की जो 5 काउंटिंग कर रहे थे उसको हम एक ही काउंट करेंगे, गंध की 2 काउंट कर रहे थे एक ही काउंट करेंगे, रस की 5 कर रहे थे एक ही करेंगे, स्पर्श की 8 काउंट कर रहे थे एक ही करेंगे। तो इस प्रकार से जहां पर हम 20 की काउंटिंग कर रहे थे उसकी जगह हम 4 की काउंटिंग करेंगे। तो फिर हमारी 16 प्रकृतियां वहां पर माइनस हो गई, मतलब 16 की काउंटिंग वहां माइनस हो गई। 16 प्लस 5 कितना होता है? 26। ऐसी 26 जब हम माइनस कर देते हैं नाम कर्म में से, तो जब हम नाम कर्म की 93 की बात कर रहे थे, अब हम 26 की बात नहीं करेंगे, तो अब हम 67 की ही सिर्फ बात करते हैं। क्लियर हुआ? ऐसे जी 67 प्रकृति अघाती कर्म में काउंटिंग में लेते हैं। ठीक है। ये हो गया अघाती कर्म की 67। तो अब हमको फर्स्ट, हमने देखो फोर्थ ऑप्शन तो पहले ही हटा दिया था, 1 2 3 ऑप्शन बचा था, उसमें से भी अब हमको 67 वाला मतलब 1 और 3 वाला लेना है। सेकंड को भी हटा दो, अब 1 और 3 में से देखते हैं। दर्शन मोहिनी की कुल सर्वघातिनी उत्तर प्रकृतियां 2 0 दो 2 दर्शन मोहिनी की, दर्शन मोहिनी की, दर्शन हाँ मोहिनी की कितनी मिथ्या होती है? तो 3 होती वेदनी है। और वो दो सम्यक मिथ्या वेदनी है। सम्यक में छात्र वे। मिथ्यात्व वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, ये 2 प्रकृतियां सर्वघातिनी है। सर्वघातिनी है और सर्वघात। सम्यक वेदनी देशघाती है, देशघातिनी प्रकृति है। फिर आता है ये तो ऑप्शन 2, मतलब ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड जो हमारे 2 ऑप्शन है उसमें तो दोनों में 2 2 लिखा हुआ है, मतलब हमको वापस से दोनों को देखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं ज्ञानावर्णी कर्म की कुल अघाती उत्तर प्रकृतियां। 0 जीरो आएगा। 0 0 घाती है। ज्ञानावर्णी की ज्ञानावर्णी सभी कर्म घाती प्रकृतियां कर्म है। घाती घाती कर्म कर्म है, तो उसकी उत्तर प्रकृतियां घाती ही होगी, उसमें एक भी अघाती उत्तर प्रकृति नहीं आ सकती, इसीलिए 0 मतलब ऑप्शन थर्ड। ठीक है। और फिर फोर्थ वाला भी मतलब फिफ्थ वाली क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चारित्र मोहिनी की कुल देशघातिनी उत्तर प्रकृतियां 13 काउंट करिए। 13 तो हो गई, कौन कौन सी है 13?
प्रज्वलन का संजलन चतुष्क और नौकसा संजलन अन्नोकसाई। और 9 कषाय नौकसा। नौकसा ठीक है, इसलिए ऑप्शन थर्ड है इसका आंसर। फिर आता है 23rd क्वेश्चन। किसी विवक्षित प्रकृति के उदय के कारण तेऊकाय में रहे हुए जीव के चक्षु दर्शन का पूर्णतः घात हो गया है। क्या वह प्रकृति सर्वघातिनी प्रकृति कहलाएगी? अभी वो तेऊकाय में नहीं। है और तेऊकाय में कोई एक प्रकृति का उदय ऐसा आया तेऊकाय जीव के कि उसका चक्षु दर्शन पूर्णतः घात हो गया। सबसे पहले बताओ कौन सी प्रकृति का उदय आया? गलत है ये। एक बार बताओ आंसर, जो मैं पूछ रही हूँ ना वो चक्षु आंसर दे। दर्शन का, चक्षु दर्शन का। चक्षु दर्शन का बोल रहे हैं, पते इंद्री में चक्षु दर्शन तेऊ का एक इंद्री है। आंशिक और पूर्ण दोनों घात होता है। लेकिन ये तेऊ का ही पूछ रहे हैं ना। का तो पूर्ण घात होगा ना। देशघाती नहीं होगा, देशघाती नहीं। सर्वघाती नहीं। मेरा प्लीज है अभी एक बार मैं ना सबको म्यूट कर रही हूँ। वेट वेट वेट, मेरा क्वेश्चन क्या है? आप लोग प्लीज मेरे क्वेश्चन का तो आंसर दीजिए। मैंने क्या पूछा है? प्रकृति किसी विवक्षित, एक बार, किसी विवक्षित प्रकृति के हुए जीव के चक्षु दर्शन पर पूर्णतः घात हो गया। जो तेऊकाय जीव है वो तेऊकाय जीव में चक्षु दर्शन का पूर्ण घात हो गया है। तो वो किस प्रकृति के कारण हुआ? मेरा ये क्वेश्चन है। बताइए किस प्रकृति के कारण चक्षु दर्शन का पूर्ण घात हो गया है उस जीव में? देशघाती। सर्वघाती नहीं प्रकृति। प्रकृति का नाम, जो विवक्षित प्रकृति है वो विवक्षित प्रकृति कौन सी है? दर्शनावली। दर्शनावर्णी क्रम, चक्षु दर्शनावर्णी दर्शनावली। क्रम। चक्षु दर्शनावली। चक्षु वो दर्शनावरणी देशघाती है। अभी से बेटा बताओ प्रकृति कौन सी है? चक्षु दर्शनावरणी है। अब हाँ, चक्षु दर्शनावरणी जो प्रकृति है, चाहे वो देशघाती सर्वघाती, अभी हम नहीं बोल रहे। अभी हमने क्या बोला कि उसका पूर्णतः घात हो गया है। चक्षु दर्शनावरणी का उदय है और चक्षु दर्शन का पूर्ण घात हो गया। ठीक है, तो अब हमको अंडरस्टैंडिंग में हमारी पता है कि चक्षु दर्शनावरणी का उदय रहते भी पूर्ण घात तो संभव हो ही सकता है, आंशिक घात संभव भी होता है, पूर्ण घात भी संभव होता है। दो ही ऑप्शंस खुले थे हमारे पास, है ना? तो कौन से जीवों में आंशिक घात होता है? चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव में। और एकेंद्रिय, द्विंद्रिय और त्रिंद्रिय जीवों में क्या होता है? उनका पूर्ण घात होता है। भले ही वो प्रकृति पूर्ण घात कर रही है पर वो प्रकृति सर्वघातिनी नहीं कहला सकती, क्योंकि वो देशघातिनी ही है। ओनली उनका सर्वघाती अनुभाव हो गया है एकेंद्रिय, द्विंद्रिय और त्रिंद्रिय जीवों में। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या वह प्रकृति सर्वघातिनी प्रकृति है? नहीं, देशघाती। देशघाती नहीं। देशघातिनी। ठीक है, सॉरी मैं आप लोग को ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हूँ क्वेश्चन में, लेकिन मेरा कंफ्यूज करने का रीजन यही है कि आप लोग को एकदम कॉन्सेप्ट के साथ वो बात मन में बैठ जाए। ऐसा नहीं कि बस रट लिया चक्षु दर्शनावरणी देशघातिनी है तो यहाँ पर चक्षु दर्शनावरणी की बात हो रही है तो हम सर्वघातिनी में नहीं लगा दे। आप उसके पीछे लॉजिक समझो कि उसको क्यों देशघातिनी बोला है। और जब आप लॉजिक समझ लोगे ना तो आप कभी भी, आप ये बुक कितने भी टाइम बाद खोलोगे या नहीं भी खोलोगे तो भी आपके मन में वो बात फिट रहेगी कि क्यों चक्षु दर्शनावरणी को देशघातिनी बोला है और क्यों तेऊकाय में पूर्ण घात होने के बावजूद भी वो देशघातिनी ही कहलाती है, सर्वघातिनी नहीं कहलाती। ये बात सर्वघाती ध्यान, अनुभाव रहेगा ना दीदी। सर्वघाती अनुभाव रहेगा बस, हाँ। पर प्रकृति देशघातिनी है। और यहीं अगर आपका क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता क्या वह प्रकृति में सर्वघातिनी अनुभाव है, सर्वघाती अनुभाव है, हाँ तो राइट। हाँ तो हाँ फिर हम हाँ। राइट करते हैं। क्योंकि आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से दे सकते हैं, उसको ध्यान में बस यही रखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा ना तो फिर आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। 24th क्वेश्चन है, शायिक चारित्र रूप आत्मिक गुण का घात करने वाला कर्म। मोहिनी। मोहनी कर्म। मोहिनी कर्म के उदय से जो का मूल गुण है शायिक चारित्र वो घात हो जाता है। क्या सभी देशघातिनी प्रकृतियां अपने घाती गुण का सदैव आंशिक रूप से घात करती हैं? नहीं, दोनों कर अभी सकते हैं। आंशिक आंशिक और पूर्ण नहीं। कभी आंशिक कभी पूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट 25th क्वेश्चन है, अनेक देशघातिनी प्रकृतियां अपने द्वारा घाती आत्मिक गुण का सदैव आंशिक रूप से घात करती हैं और, अरे ये तो हो गया ना। एक्सप्लेनेशन है। हाँ सॉरी, एक्सप्लेनेशन है। 26 क्वेश्चन, डैश के उदय से आत्मा के सम्यक गुण का सदैव पूर्ण रूप से घात होता है। मिथ्यात्व मनंत्री नित्यात्व वेद।
टू और थ्री। ध्यान से देखना, सम्यक गुण का सदैव पूर्ण रूप दो से दो घात। दो सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड। सेकंड एंड थर्ड। मिथ्यात्व सेकंड नहीं ना वेदनी और मैं सम्यक दीदी मिथ्यात्व। सम्य मिथ्यात्व वेद नहीं रहेगा ना। मिथ्यात्व वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व। तो वेदनी टू एंड टू थ्री। थ्री। ठीक है, ठीक है, दूसरा ठीक है। अब मैं आंसर, प्लीज म्यूट। अब मैं आंसर देती हूँ। सबसे पहले तो देखो, हमने अभी देखा था तीनों प्रकृतियों का घातीय गुण सम्यक्त्व ही है, लेकिन मिथ्यात्व वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी पूर्ण रूप से घात करती है, सदैव पूर्ण रूप से घात करती है, तभी तो वो सर्वघातिनी में लिया था। और जो सम्यक वेदनी है वो आंशिक रूप से, सदैव आंशिक रूप से घात करती है, इसीलिए वो प्रकृति देशघातिनी है। सम्यक वेदनी के रहते सम्यक गुण प्रकट हो सकता है, उसका हमेशा पूर्ण रूप से घात नहीं हो सकता। इसीलिए ऑप्शन सेकंड, 2 और 3, जो मतलब आपके आंसर्स में जो ऑप्शन दिया हुआ है चॉइसेस, उसमें 2 और 3 है, ऑप्शन 2। ठीक है, मिथ्यात्व वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी दोनों आएगा। 27th क्वेश्चन, जिस कर्म प्रकृति के उदय से जीव को व्रतों के प्रति अरुचि होती है, वह प्रकृति डैश है। सर्वघातिनी। सर्वघातिनी। सबसे पहले प्रकृति बताना एक बार, कौन सी बात कर रहे हैं? ये अनंतानुबंधी चतुष्क। अनंतानुबंधी अनंत अनुबंधी चतुष्क। चतुष्क। ठीक है, तो अनंत अनुबंधी चतुष्क कौन सी प्रकृति है? सर्वघातिनी। ठीक है, फिर अविरत जीवों के चारित्र गुण का पूर्ण रूप से पहले देखो, अविरत जीवों के चारित्र गुण का पूर्ण रूप से घात हो सकता है ना? होता ही है, तभी तो वो होता अविरत होता है। कहलाते हैं, इसलिए तो अविरत है। इसीलिए तो अविरत है। फिर अब देखो कि चारित्र गुण का पूर्ण रूप से घात हो रहा है, पर अविरत जीवों में हो रहा है, तो वो प्रकृति कौन सी थी? हमने देखा था चारित्र गुण का कौन, किसका घातीय गुण है पहला, ये देखो। प्रयुक्त सब भी आएगा। तो कसाय और कसाई और कषाय संतुलन चतुष्क। 9 नौ कषाय और संजुलन नहीं, चतुष्क, दोनों ही इन है। 13 ही प्रकृतियों में अविरत, इन 13 प्रकृतियों के उदय के कारण अविरत जीवों में चारित्र गुण का पूर्ण घात होता है, उनमें बिल्कुल भी आंशिक रूप से भी चारित्र गुण प्रकट नहीं होता। ठीक है, 29th क्वेश्चन, सभी छद्मस्त जीवों को श्रुत ज्ञान अथवा श्रुत अज्ञान अवश्य होता है। ये एक बार 27 वाला वापस डिस्कस करी ना, मतलब ये प्रकृति, ये तो देशघाती नहीं हुआ का ना। नाम क्या है? जो प्रकृति, जिस प्रकृति के उदय से जीव को व्रतों के प्रति अरुचि होती है, वो प्रकृति कौन सी है? और संचलन चतुष्क और नौकषाय। नहीं, व्रत रुचि, अनंतानुबंधी। व्रत अरुचि ओ वाला हाँ, पॉइंट वो किस, अनंताबंदी, हाँ हाँ हाँ। अनंतानुबंधी में था, तो अनंतानुबंधी कौन सी है? सर्वघातिनी। सर्वघातिनी। ठीक है, ठीक है। 29 क्वेश्चन है, सभी छद्मस्त जीवों को श्रुत ज्ञान अथवा श्रुत अज्ञान अवश्य होता है। हाँ हाँ सही या गलत? हाँ या नहीं? सही हाँ होता है। हाँ हाँ। दोनों ही होते हैं। ठीक है, छद्म जीवों में दोनों होते सभी होते हैं, मतलब हैं। 28 वापस बोलिएगा एक बार। तद्मस जीवन को सभी। सभी छद्मस्त जीवों को श्रुत ज्ञान अथवा श्रुत अज्ञान अवश्य होता है, इसका आंसर है हाँ। होता है। हाँ, छदमस्त मतलब क्या हुआ दीदी? छदमस्त मतलब छद्मस्त का अर्थ होता है, ये भी आपकी टिप्पणी में दिया हुआ है, आपको याद करना है। छद्मस्त का अर्थ होता है छद्म, छद्म की अवस्था जिसकी है वो कहलाता है छद्मस्त। तो छद्म की अवस्था मतलब छद्म का अर्थ होता है आवरण होना। तो आवरण, जिसकी आवरण वाली अवस्था है, तो आवरण हमने देखा था जब हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, कौन से दो कर्म है, मूल कर्म जिनके जिनमें आवरण लगता है? ज्ञानावरण वो दर्शन आत्मा पे आवरण लगाती है। आत्मा पे आवरण ज्ञानावरण लगाने वाले कर्म कौन से? ज्ञानावरण ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी। दर्शनावली। तो जब भी 8 कर्मों में से ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी, ये जो 2 कर्म है ना, ये आवरण के रूप में होते हैं, और जब ये आवरण लगाते हैं आत्मा के ऊपर, तो जीव की अवस्था छद्मस्त कहलाती है। मैम 28 का क्या आंसर दिया आपने? 28 का ऑप्शन 3, प्रयुक्त प्रयुक्त सभी, सभी। नौ कषाय और संजुलन चतुष्क। सभी लिए, अच्छा सभी लिए। ओके। हाँ, मतलब अगर आपको देखो, ये सिंगल चॉइस में अगर आता है, आपको आपको एग्जाम पैटर्न में सिंगल चॉइस और मल्टीपल चॉइस दोनों तरह के आ सकते हैं। मतलब जी। अगर सिंगल आंसर चूज करना है तो फिर आप उपयुक्त सभी चूज करोगे,
ठीक है है ना। ठीक और अगर ओके मल्टीपल चॉइस वाले में अगर आपको ये आंसर दिया जाएगा तो फिर वहां पे आपको उपयुक्त सभी का ऑप्शन नहीं देंगे, फिर वहां पे ओके आपको नौकरशाह को भी टिक करना पड़ेगा, संचलन चतुष्क को भी टिक करना पड़ेगा। जी जी ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी उपयुक्त सभी बोला था तो फिर हमने दोनों को ले लिया, मतलब एक साथ कॉमनली ऑप्शन चूज कर लिया। हटा एक बार अब हम छद्मस्त की बात कर रहे थे, एक बार ना किसी का डाउट क्लियर हो जाए उसके बाद फिर आप लोग नेक्स्ट डाउट उठाया करो। छद्मस्त की बात कर रहे थे, छद्मस्त जीव कौन होते हैं? जिन जीवों की छद्म की अवस्था होती है वो छद्मस्त होते हैं। छद्म मतलब आवरण, जिन जीवों पर आवरण रहता है। आवरण कौन सा आवरण होता है? ज्ञानावरणीय और ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय, दो दर्शन ही मूल ऐसे कर्म है जो आवरण लगाते हैं आत्मा पे। तो जिन भी जीवों में, जिन जीवों के ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय इन दोनों कर्म की सत्ता होती है उन्हें छद्मस्त कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन आ सकती है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आपकी टिप्पणी में दिया हुआ है। छद्मस्त किसे कहते हैं? पेज नंबर 19 पर। जिन जीवों के ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय इन दोनों कर्मों की सत्ता मतलब अस्तित्व, विद्यमानता, एग्जिस्टेंस होती है उन्हें छद्मस्त कहते हैं। ठीक है। 29 हो गया। सभी छद्मस्त जीव जो है उनमें श्रुत ज्ञान और श्रुत अज्ञान अवश्य होता है। ये हमारी जो हमने 9 प्रकृतियां देखी सदैव आंशिक घात वाली, उनमें आता है श्रुत ज्ञान अवर्णी। तो वो श्रुत ज्ञान और श्रुत अज्ञान को प्रकट करते ही करते हैं। दीदी एक बार फिर से समझाइए ना 29। 29 क्वेश्चन बोल रहे हैं, सभी छद्मस्त जीवों को श्रुत ज्ञान अथवा श्रुत अज्ञान अवश्य होता है, हाँ या नहीं? तो हर जो भी छद्मस्त जीव है उनको श्रुत ज्ञान, अभिनिबोधिक ज्ञान भी होता है, श्रुत ज्ञान भी होता है, मति अज्ञान भी होता है, श्रुत अज्ञान भी होता है। अगर उसकी मिथ्यात्व की अवस्था है तो मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान होगा। अगर वो ज्ञान सम्यक्त्व की अवस्था है तो उसको अभिनिबोधिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान होगा। पर अच्छा हर इनका छद्मस्त मतलब, जीव को रहता ही रहता है। हाँ मतलब सब कॉमन लेके बोले हैं अपन कि मतलब हाँ किसी को ज्ञान हो सकता है किसी को अज्ञान हो सकता है। हाँ, कॉमनली सभी छद्मस्त जीव जी का है ना, ठीक है। जैसे कोई एक तो हो गई, पर सबको ही हो सकता है क्या? तो हाँ, सबको हो सकता है। हाँ ठीक दीदी। 30th क्वेश्चन, डैश की न्यूनाधिकता के अनुसार ही अवधि ज्ञान का विषय भी कम ज्यादा होता रहता है। कहाँ पे है क्वेश्चन में? अवधि क्वेश्चन ज्ञानावली, 30 अवधि अनुसार ही ज्ञानावली को तो सर्वघात भी अवधि होता ज्ञान है का, और देशघात भी होता है। एक बार मैं पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ती हूँ, ऑप्शंस पढ़ती हूँ, फिर हम चूज करेंगे। पहला है, डैश की न्यूनाधिकता के अनुसार अवधि ज्ञान का विषय भी कम ज्यादा होता है। अवधि ज्ञान किसी को प्रकट हुआ है तो प्रकट होने पे उसको कितना लेवल का हुआ, कितना ज्यादा प्रकट हुआ, कितना कम प्रकट हुआ, वो न्यूनाधिकता कौन डिसाइड करता है? तो अब हमको आंसर चूज करना है कि वो कौन डिसाइड करता है। सबसे पहले तो देखो कि अवधि ज्ञान अगर प्रकट हो रहा है तो कौन सी प्रकृति का आंशिक, मतलब कौन सा प्रकृति आंशिक घात कर रही है? आंशिक घात कर रही है मतलब उसका गुण प्रकट घाती। हुआ है, तभी तो अवधि ज्ञान प्रकट हुआ। आंशिक घात करने का कब रहता है? आंशिक घात का अर्थ होता है जब भी आंशिक घात होता है। ये आपके पेज नंबर 17 में टिप्पणी दी हुई है। अपने घाती गुण का आंशिक रूप से घात करने वाला अनुभाव देशघाती अनुभाव कहलाता है। अपने घाती गुण का पूर्ण रूप से घात करने वाला अनुभाव सर्वघाती अनुभाव कहलाता है। तो अगर अवधि ज्ञान का विषय कम ज्यादा की बात हो रही है मतलब अवधि ज्ञान प्रकट हुआ है, तो अवधि ज्ञान प्रकट हुआ है तो कौन सा अनुभाव होना चाहिए? देशघाती अनुभव। देशघाती अनुभाव होना चाहिए। अब हमारे जो ऑप्शंस हैं उसमें ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों में देशघाती अनुभाव है। ठीक है, तो जो दोनों में देशघाती अनुभाव बोला है, अब दोनों में देशघाती अनुभाव के बाद हमको आगे का पार्ट देखना, अवधि अवधि दर्शनावरणी या फिर अवधि ज्ञानावरणी। ज्ञानावरणी। अवधि अवधि ज्ञान ज्ञानावरणी। अवधि ज्ञान प्रकट हुआ है, अवधि ज्ञान प्रकट हुआ है मतलब अवधि ज्ञानावरणी कर्म का देशघाती अनुभाव है। अगर अवधि दर्शन प्रकट हुआ होता तो अवधि दर्शनावरणी का देशघाती अनुभाव होता। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन 3 है, अवधि ज्ञानावरणी कर्म के देशघाती अनुभाव। ठीक है, अब आते हैं 31st क्वेश्चन पर। ज्ञानावरणी, अच्छा ये तो पुण्य प्रकृति पाप प्रकृति का चैप्टर आ गया ना। पुण्य प्रकृति पाप प्रकृति एक बार देख लें या फिर दीदी, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट एक करना बार है? ये लास्ट वाला क्वेश्चन वापस समझाएंगे प्लीज? देखो इसमें आपको क्या डाउट है एक बार ये बताओ, आप आप अपने जब आप से एक बार करा रहे समझने की थे ना, कोशिश मैं करिए। देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, डैश की न्यूनाधिकता के अनुसार
अवधि ज्ञान का विषय भी कम ज्यादा होता है। तो अवधि ज्ञान का विषय कम ज्यादा हो रहा है मतलब अवधि ज्ञान प्रकट हो रहा है। हाँ ठीक है। क्या डाउट है प्लीज रेस्पॉन्स कीजिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अवधि ज्ञान प्रकट हुआ है। अब हाँ अगर अवधि ज्ञान प्रकट होता है तो वो उसका देशघाती अनुभाग है या सर्वघाती। अगर प्रकट हुआ है मतलब घात आंशिक है। घात ओके। आंशिक है मतलब अनुभाव कौन सा होगा। घात अंश देश खाती नहीं। देशघाती नहीं देशघाती। अवधि देश अनुभाव में खाती, सॉरी। हमेशा हाँ देशघाती या देश खाती, सर्वघाती देश बोलना, खाती। प्रकृतियों में देशघातिनी या फिर ओके ओके। सर्वघातिनी। ठीक है थोड़ा सा मतलब ठीक है। वर्ड्स इतना महत्व नहीं बोलना है क्योंकि उनके पीछे कोई लॉजिक होगा तभी ठीक वो है। उस रूप में दिए गए। तो जब भी ठीक है। सर्वघाती अनुभाव है तो उसको सर्वघाती ही बोलना है। ठीक है। यहाँ पर अगर आंशिक घात हो रहा है, चार गुण प्रकट दर्जन हुआ मतलब आंशिक घात है, आंशिक घात है मतलब अनुभाव कौन सा है। आंशिक घात है तो वो देश घाती नहीं देशघाती। होगा, सर्वघाती नहीं, सर्वघाती देशघाती नहीं होगा, अनुभाव देश है। घाती होगा। हाँ देशघाती सर्वघाती। अनुभाव है। अब हमारे ऑप्शंस में दो है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। अवधि ज्ञानावर्णी अवधि दर्शनावर्णी भी है, अवधि ज्ञानावर्णी भी है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है अवधि ज्ञान प्रकट हुआ है, अवधि ज्ञान की न्यूनाधिकता बताइए। तो कौन से कर्म के क्षयोपशम से, कौन से कर्म के देशघाती अनुभाव से अवधि ज्ञान का आंशिक घात होता है। ज्ञानावर्णी है, अवधि अवधि ज्ञानावर्णी। ज्ञानावर्णी। इसीलिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके। ठीक है। हाँ। अब हम एक बार पुण्य प्रकृति पाप प्रकृति नेक्स्ट क्लास में देखने के भाव रखते हैं। आज क्या डेट हो गई, 9 जुलाई। दीदी वो कल भी की समझा दीजिए, 2000 और 1000 वाला। 2000 और 1000 वाला ठीक है। हाँ जी। देखो उसमें क्या बोला है, वो जो स्थिति है ना, अभी हम लोग आगे करने के भाव रखते हैं। एक बार स्थिति वाला चैप्टर भी हमारा आएगा इसके आगे, क्योंकि 8th और 9th हमने बस पुण्य प्रकृति पाप प्रकृति वाला चैप्टर हमको करना है, उसके बाद हमारा स्थिति वाला चैप्टर ही उठाना है हमको। ठीक है। एक ठीक। बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो ये कर्म हम लोगों ने बोला है ना, कौन सा कर्म की बात करी है हम लोगों ने। क्या चीज समझे नहीं। ये वाला ये पूछा था ना, लास्ट में है ना। 2000 और 1000 वाला, हाँ नरक जी। है ना। पेज नंबर देखो नरकद्वीप एक बार बैक्रिया प्लीज चतुष्क, ये वाला। देखो क्या होता है, जो नरक द्वीक है, वैक्री चतुष्क, देव द्वीक है, इनकी नरक द्वीक और वैक्री द्वीक, नरक द्वीक में क्या क्या आता है, नरक गति और नरकानुपूर्वी। नरक गति में वैक्री शरीर नामकरण, वैक्री शरीर अंगोपांग, वैक्री शरीर बंधन, वैक्री शरीर संघातन। और देव द्वीक में देव गति और देवानुपूर्वी। तो नरक गति, नरकानुपूर्वी और वैक्री चतुष्क, इनका जो देखो ये जो रूल है ना, ये सारा रूल किससे आया है, तो ये इसी से आया है, विवक्षित प्रकृति का यूएसबी। तो इस प्रकृति का यूएसबी क्या कितना होता है, नरक गति का, 20 नरक कोटा गति का 20 20 कोड़ा कोड़ा कोड़ी। कोड़ी सागरोपम, और वैक्री चतुष्क का 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। 20 ठीक है। तो ये जो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है, इसी 20 को हमने 70 से डिवाइड किया है। तो कितना, टू ठीक बाय है। सेवन आना चाहिए, हाँ पर यहाँ जी। पर कितना आया हमारा, 2000। 2000/7 आया। उसका रीजन ये है कि जो 2/7 है वो ऑलरेडी यही वाला है। ठीक है। पर ठीक। 2/7 में इंटू 1 सागरोपम था। ये 1 सागरोपम जो है ना, ये जो 107 प्रकृतियां हम बात करते हैं ना, ये मैंने बताया था, अगर आप ध्यान में हो आपके, ये 107 प्रकृति जिसमें हम ये रूल लगाते हैं और इंटू 1 सागरोपम लगाते हैं, ये होती है एकेंद्रीय द्वारा बंधने वाली प्रकृति। एकेंद्रीय जीव इन प्रकृतियों का बंध नहीं करता। ठीक है। इन ठीक। प्रकृतियों का बंध नहीं करता, वो 107 प्रकृतियों का बंध करके उन 107 प्रकृतियों का जघन्य स्थिति बंध एकेंद्रीय जीव ही करते हैं। तो एकेंद्रीय जीव में हम इंटू 1 सागरोपम, और ये ध्यान में रखना, कोई भी एकेंद्रीय जीव 1 सागरोपम से सागरोपम ज्यादा से की स्थिति ज्यादा का नहीं बंध नहीं करता। करता। प्लीज एक बार दूसरे लोग फिर म्यूट 1000। कीजिए ना। अब जिनका डाउट है ना, बस आप ही अनम्यूट रखना। ठीक है। वन सागरोपम की जो बात होती है, वन सागरोपम एकेंद्रीय की अपेक्षा होती है। एकेंद्रीय जीव एक सागरोपम से मतलब एक सागरोपम से अधिक स्थिति का वो बंध नहीं कर सकता। और जो ऐसे मतलब ये एक रूल चलता है कि केंद्रीय जीव 1 सागरोपम से ज्यादा का नहीं कर सकते, द्विंद्रीय जीव 25 से ज्यादा का नहीं कर सकते, त्रिइंद्रिय जीव 50 सागरोपम से ज्यादा नहीं कर सकते, चौरिंद्रिय जीव 100 सागरोपम से ज्यादा नहीं कर सकते, और असन्य पंचेंद्रिय जीव 1000 एक। सागरोपम से ज्यादा का नहीं कर सकते। ठीक है।
तो यहाँ पे जो इंटू 1 सागरोपम होता है ना, एकेंद्री की अपेक्षा इंटू 1 करते हैं, द्विंद्री की अपेक्षा इंटू 25 करते हैं, त्रिंद्री की अपेक्षा इंटू 50 करते हैं, चौरिंद्री की अपेक्षा इंटू 100 करते हैं और पंचेंद्री की अपेक्षा इंटू 1000 करते हैं। और ये जो नरक द्विक और वैक्री चतुष्क और देव द्विक है, ये जो वैक्री प्रायोग्य है, कभी भी एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय जीव इनका बंध नहीं बंद करते। नहीं करते, जब इनका पंचेंद्रिय बंध ही नहीं करेंगे। करेंगे तो फिर इनका बंध कौन करेगा? असन्नी पंचेंद्री, मतलब पंचेंद्रिय। पंचेंद्रीय जीव करेंगे। और असन्नी पंचेंद्रीय में 1000 सागरोपम का यहाँ पर फॉर्मूला होता है। तो इस अपेक्षा से जो 2/7 है उसमें इंटू 1000 कर देते हैं, इसीलिए ये 2000/7 हो जाता है और ये 1000/7 हो जाता है, क्योंकि ये देवद्वीप की 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम होती है, तो 10/70 हो जाता है। 10/70 मतलब 1/7 बचा, 1/7 में इंटू 1000 सागरोपम हुआ, तो वो 1007 सागरोपम हो गया। क्लियर है? हाँ जी, हाँ क्लियर हो सन्नी भी तो गया। सन्नी पचेंद्री भी होगा ना इसी में। सन्नी पंचेंद्री का सन्नी भी वो पचेंद्री इंक्लूडेड हो गया, पर दीदी सन्नी पंचेंद्री जीव जो होते हैं वो अगर उनको जेएसबी करना है तो वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम का करते हैं। ये आसन्नी की अपेक्षा ही लेना है ना बस। असन्नी की आसन्नी की, अपेक्षा ही देखना है। ठीक। अच्छा दीदी जो यहाँ पे 160 प्रकृतियों का स्थिति बंध व बाधा काल का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ एक केंद्री के लिए है। ये जो पूरा जो सॉल्व किए वो सिर्फ एक केंद्री के लिए सॉल्व हुआ है। देखो ये पूरा जो सॉल्व होता है ना, उसमें अगर ओनली सागरोपम है, 1 सागरोपम की यूनिट है, तो वो एकेंद्री के लिए है। और ये जितना भी जघन्य स्थिति बंध है, ये सब एकेंद्री की बात की गई, एकेंद्री ही इनका जघन्य स्थिति बंध करता है। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर इंटू 25 कर देती हूँ, द्विंद्रीय जीव क्या करता है? 25 सागरोपम, तो इंटू 25 कर दूंगी, तो इंटू 1 सागरोपम करेंगे या फिर इंटू 25 में से ज्यादा कम कौन सा होगा? हमको तो जघन्य की बात करना है एक ना। सागरोपम। तो जघन्य तो एक सागरोपम वाला ही होगा। जी 25 तो उससे ज्यादा हो जाएगा, 50 उससे भी ज्यादा हो जाएगा, 100 उससे भी ज्यादा हो जाएगा। हमको तो जघन्य की बात करना है, इसीलिए हमने एकेंद्री की अपेक्षा बात करी है। ठीक है? फोरेंद्रिय 70 का ही हो है गया क्या? क्लियर। दीदी थैंक एक यू। मिनट, वो सब सनी और असनी एकेंद्रीय पचेंद्री वाला बताइए ना, वो कैसे केंद्रीय देखना है? 25 सागरोपम है, केंद्रीय वो 50 है। आपकी सिलेबस में नहीं है अभी, बस वो आप लोगों को यहाँ पर ये जो जिन्होंने पूछा है कि ये 2000 और 1000 क्यों लिया, वो मैंने बताया था कि यहाँ पर इंटू 1000 सागरोपम लगाया, क्योंकि परीक्षा लेंगे ये प्रकृतियां का जेएसबी असन्नी पंचेंद्रीय जीव करता है, ऐसा बोला है। इसीलिए यहाँ पे इंटू 1000 सागरोपम की यूनिट लगती है, तो 2/7 में इंटू 1000 हो जाता है, तो वो 2000/7 हो जाता है। ठीक है? ठीक। हाँ दीदी ये जी, हो गया क्लियर। चैप्टर 10 का भी टेस्ट होगा क्या? ठीक है, एक बार देख लेंगे, 10 और 11 का भी टेस्ट रख लेंगे ताकि आप लोग की एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, तो जी जैसा भी रहता है फिर आगे, है ना? धन्यवाद। दीदी ये ठीक है, क्वेश्चन पूछूं क्या? हाँ सा पूछिए। ये चौथा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ये पेपर में से, ये 78 प्रकृतियां पुद्गल विपाकनी प्रकृतियों में से कितनी प्रकृतियां नामकरण की नहीं है? 36 है, 24 है, ये 78 कैसे लिया? इसको सर 0 है। 78 नहीं, जीरो तो आंसर जीरो है, लेकिन ये 78 क्यों लिखा हुआ है यहाँ? वो तो फालतू के ऑप्शंस है, उसमें करेक्ट आंसर बस 0 है, बाकी सब आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस हैं। अच्छा, ठीक है, एक्स्ट्रा के ऑप्शन है वो, बस हमको करेक्ट आंसर देखना है कि 0 आना चाहिए, क्योंकि सभी नामकरण की होती हैं। ठीक है, हाँ जी। आज क्लास इतनी रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें, हमसे हुई अविनय याचना के लिए क्षमा करें। क्षमा याचना सभी से। धन्यवाद। जय मैम जिनेंद्र। रिकॉर्डिंग के लिए धन्यवाद। मैम रिकॉर्डिंग भेजिएगा ना। हाँ मैं बोलती हूँ उनसे, वो जी। भेजते हैं। गुणस्थान वाला मिला। जय जिनेंद्र। हाँ अब वो मैं देखती हूँ गुणस्थान वाला भी कौन सा है, मैं आपको अपडेट कर दूंगी फिर। ठीक है, जय जिनेंद्र। जय